अगर हम बात करें ओबेसिटी बोलते हैं। ये देखिएगा आपको अगर ये लिख करके आएगा हिंदी तो इसका बहुत आसान होता है, यहां देखिएगा, लेकिन जो आपका वो लिख करके आता है ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा। क्या होता है? मोटापा। मोटापा अच्छी चीज नहीं होती है। आप में से अगर जो भी इससे पीड़ित होंगे, ठीक, इसको कम करने के आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने कम किया है वजन। एक टाइम पे मेरा वजन बहुत ज्यादा था, हाइट के अकॉर्डिंग मेरे वजन मेरा बहुत ज्यादा था। बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा था कि सीढ़ियों से चलते हुए सांसें फूलने लगती थी और लगता था कि पूरा एकदम, समझ रहे होंगे, ऊपर से नीचे तक ये शेप होने लगा था। ठीक, तो हमने अपने वजन को कम किया और ये मुझे पता है कि कैसे कम होता है। ओबेसिटी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम करता है। चलिए दूसरा प्रॉब्लम क्या आता है, यहां समझिए, ये बहुत खतरनाक है। ये देखिए अगर फैट अधिक होगा तो ध्यान से सुनिएगा क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। ठीक, ध्यान से सुनिएगा क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार का होता है। ये देखिएगा कोलेस्ट्रॉल जो है फैट की वजह से, कौन सा कोलेस्ट्रॉल? बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। बैड, ये देखिएगा कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, ये बढ़ जाता है। और जब बैड कोलेस्ट्रॉल जब ये बढ़ेगा तो ध्यान से सुनिए क्या होता है, जो हमारे हार्ट में जो है कोरोनरी धमनी होती है, हम आगे बताएंगे उसमें क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, हम लोग बात करेंगे, उसमें प्रॉब्लम्स आती है। और उस प्रॉब्लम की वजह से क्या क्या होता है हम लोग बात करेंगे। देखिएगा अब बहुत सारी हमारे यहाँ जब बात करेंगे, आपको हार्ट वगैरह पढ़ेंगे तो हमारे में क्या होता है, कोरोनरी धमनी होता है। ये देखिएगा क्या होता है, कोरोनरी धमनी होता है। ये सब आप हार्ट में पढ़िएगा, बस मैं हिंट कर दे रहा हूं क्या प्रॉब्लम होने वाला है। इसे बेसिक्स जानिएगा, आपके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगा। फैट इंक्रीज करेगा, कोलेस्ट्रॉल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। कोरोनरी धमनी में क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये जमा हो जाता है। क्या होगा, अब ये कोरोनरी धमनी में जो क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। और जब ये जमा हो जाएगा तो क्या प्रॉब्लम होगा, जरा समझिएगा इस बात को। मान के चलिए ये आपका ये ट्यूब है, धमनी है, देखिएगा यहाँ पर। ठीक, अब इस धमनी से क्या करता है, ब्लड वो करता है। अब मान लीजिए आपके यहाँ इसमें ये जमा हो गया, ये देख रहे हैं, ये दिखेगा, ये सब जमा हो गया है। ठीक, अब इसमें से क्या जाना है, ब्लड जाना है। ठीक, ये देखिए ब्लड में प्रॉब्लम होने लगी, ये देख रहे हैं, ये ब्लड इसके अंदर से जा रहा है तो ब्लड में रुकावट पैदा करेगी। तो ब्लड को पंप कौन करेगा, ब्लड को पंप करता है हमारा हार्ट, पंप करता है। कौन पंप करेगा, हमारा हार्ट जो है वो पंप करता है। और जब चूंकि हार्ट को पंप करने में क्या होगा, प्रॉब्लम आएगी, तो हार्ट पर प्रेशर पड़ेगा, उसे हम लोग ब्लड प्रेशर कहेंगे। और वो ब्लड प्रेशर अगर बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसे हम कहते हैं हार्ट अटैक आ जाएगा। ये देखेंगे इसको क्या होता है, ये ब्लड है, ये दिखेगा ब्लड के फ्लो में प्रॉब्लम आएगी। ये दिखेगा ब्लड के फ्लो में क्या होती है, प्रॉब्लम आएगी। ठीक, अब ब्लड फ्लो में जब प्रॉब्लम आती है तो ध्यान से समझिएगा इससे क्या प्रॉब्लम आती है। इससे प्रॉब्लम, ब्लड फ्लो से प्रॉब्लम होगी तो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाएगी, बीपी की प्रॉब्लम। और ये बीपी किस में चेंज हो जाता है, हार्ट अटैक में। ये दिखेगा, और आपका हार्ट जो है उस पर अटैक होता है, आघात होता है। तो दो प्रॉब्लम होगी, एक तो होगा आपको ओबेसिटी, ये ध्यान से समझिएगा, मोटापा। दूसरा होता है कि अगर ये फैट आकर आप बढ़ेगा तो कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। और ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़कर क्या होगा, कोरोनरी धमनी में जमा हो जाएगा। इससे क्या होगा, ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम होगी। इससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ेगा। और ब्लड प्रेशर बढ़ने से क्या होता है, हार्ट अटैक होगा। ये देख रहे हैं, ये देखिए ये सब क्या है, ये बैड कोलेस्ट्रॉल है, आप देख रहे होंगे, ये हमारे क्या होता है, इस नली में जमा हो गया है। अब इससे क्या होता है कि रक्त परिसंचरण में प्रॉब्लम होती है। और जैसे ही ये रक्त परिसंचरण में प्रॉब्लम होगी, यानी हार्ट क्या करता है, रक्त को पंप करता है, और पंप करने में प्रॉब्लम हो जाएगी तो ये प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर से हार्ट अटैक को जन्म दे देता है। तो एक आप कह सकते हैं कि ये हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक, फैट अगर ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा। क्लियर हो जाना चाहिए, क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा। आइए हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं। चीज और जो बात करना है आपको, यहां हम लोग बात करेंगे कि हमारा जो वो होता है, क्या बोलते हैं, कि कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार का होता है। ध्यान से सुनिए, इसी पे पढ़ लीजिएगा। कोलेस्ट्रॉल जो होता है दो प्रकार का होता है। कोलेस्ट्रॉल पढ़ लीजिएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल ये देखिएगा दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका गुड कोलेस्ट्रॉल और एक होता है बैड। गुड कोलेस्ट्रॉल और एक होता है बैड। ठीक, जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है हम लोग उसको क्या बोलते हैं, आपने कभी सुना होगा, उसको एचडीएल बोलते हैं। देखिएगा उसको बोलते हैं हाई डेंसिटी
लिपोप्रोटीन बोलते हैं। यही बहुत महत्वपूर्ण, इसी को पढ़ाने के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। ये दिखेगा, इसको क्या बोलते हैं, HDL बोलते हैं। ठीक, ये दिखेगा हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, एचडीएल। आपसे पूछा जाएगा कौन सा कोलेस्ट्रॉल अच्छा होता है, 1 मिनट इसको रुक जाइए, जगह नहीं बचेगा। ऐसा करते हैं, इसको हटा देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग अगला पढ़ लेते हैं, एचडीएल और एलडीएल क्या होता है, कौन सा कोलेस्ट्रॉल अच्छा होता है, कौन कोलेस्ट्रॉल बुरा होता है। चलिए पढ़ लीजिए, और फैट आपका कंप्लीट हो गया। चलिए, अच्छा फिर से बता दूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके बॉडी में अगर वसा की मात्रा अधिक हो गई है, देखिए बॉडी में क्या होगा, वसा की मात्रा अधिक होगा, तो पहला ओबेसिटी, जरूर शब्द याद रखिएगा, मोटापा नहीं लिख करके आता है, एक सीधे ओबेसिटी पूछ लेगा। ये ओबेसिटी देखिएगा, मोटापा बढ़ जाएगा। दूसरा क्या होता है, हार्ट अटैक का प्रॉब्लम हो सकता है। हार्ट अटैक कैसे होता है, हमारा फैट बढ़ेगा, तो फैट से बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, और ये हमारे हार्ट की जो होती है कोरोनरी धमनी, उसमें जाकर जमा हो जाता है। अब ये देखिए, जो ब्लड फ्लो कर रहा है ना, ये ब्लड फ्लो कर रहा है, तो ये ब्लड फ्लो में क्या होता है, प्रॉब्लम आती है। देखिए ब्लड फ्लो कर रहा है, ये देखिए, ये ब्लड फ्लो कर रहा है, तो ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम होगी, इससे बीपी यानी ब्लड पर प्रेशर बढ़ना होता है। यानी हार्ट क्या करता है, उसको पंप करता है, उसको प्रेशर आता है, उसी को हम लोग ब्लड प्रेशर बोल रहे होंगे। तो ये इससे क्या होता है कि हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ जाती है। क्लियर हो गया। चलिए इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम कोलेस्ट्रॉल को कंप्लीट कर लेते हैं, और आपका एक कंप्लीट हो गया। जल्दी करिए आप लोग, जल्दी करें। हो गया। आइए चलिए, आपको अपने लाइफ में इसको उतार लेना है। आप में देखिएगा, आप में से जितने लोग पढ़ रहे होंगे 500 के आसपास पहुंच चुके हैं, और आप में से देखिएगा अधिकांश लोगों को 499 हो चुका, अनिल 500 हो गया। ठीक, चलिए, तो मोटापा देखिए बार बार बाहर हो जाते हैं। हाँ, बार बार बाहर होने का मतलब है एक्सेस लोड हो रहा है सिस्टम पर, कि 500 से ज्यादा सपोर्ट नहीं करता, और आप लोग 500 से ज्यादा 350 300 के आसपास वेटिंग में चल रहे हैं। इसकी वजह से ये सिस्टम कोलैप्स करता है, कल भी इसीलिए कोलैप्स कर गया था। आइए हम लोग बात करते हैं। यहाँ देखिए कोलेस्ट्रॉल के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो कोलेस्ट्रॉल 2 प्रकार का होता है। यहाँ हम लोग बात कर रहे थे, इसको भी सुन, ये समझिए, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, कई बार प्रश्न पूछा गया है। लास्ट में हम लोग आज प्रश्न भी करेंगे। कोलेस्ट्रॉल देखिए 2 प्रकार का होता है हमारे बॉडी के लिए, ध्यान से समझिए, कौन सा कोलेस्ट्रॉल अच्छा होता है वो भी समझिएगा। आप अपने खान पीन में थोड़ा सा परिवर्तन कीजिए, क्योंकि ऑफलाइन मिलने के बाद जब ऑफलाइन होगा, तो मैं आप में से बहुत सारे लोगों को देखूंगा कि 1 महीने में आप अपने को कैसे वेट लॉस करते हैं। वेट लॉस की कोई प्रॉब्लम होगा तो बताइएगा, मैं आपको तरीका बताऊंगा। ठीक, वेट लॉस करना है, अकॉर्डिंग टू हाइट आपका कितना वेट होना चाहिए, ये सब अलग अलग चीजें हैं, जानना चाहिए आपको। चलिए हम लोग बात करेंगे, एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, ठीक, ये दिखेगा। दूसरा होता है बैड कोलेस्ट्रॉल, ठीक, ये दिखेगा बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। गुड कोलेस्ट्रॉल को हम लोग कहते हैं एचडीएल, और इसे क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिए, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन बोलते हैं, और उसको एलडीएल बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, एलडीएल। और ध्यान से सुनिए, गलती कहां से होती है, हमको लगता है कि ये वाला ज्यादा बढ़िया होगा, ठीक, जबकि ये हाई डेंसिटी, ये देखिए लिपोप्रोटीन होता है। ये क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है। आपसे अगर कभी पूछा जाए हमारे बॉडी में जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये कंपाउंड, अगर इस कंपाउंड में पूछा जाए कि सबसे ज्यादा किससे बना होता है, तो लगभग 80% हमारे बॉडी में प्रोटीन होता है। ठीक, ये दिखेगा हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है, और ये लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है। ये दिखेगा लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है। ठीक, लिपोप्रोटीन होता है, आप जानते होंगे इस चीज के बारे में, हम लोग बात कर चुके हैं। चलिए, तो आपके लिए दिखेगा ये वाला अच्छा होता है और ये वाला बुरा होता है। इसका हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन का उदाहरण क्या होता है, प्योर घी। प्योर घी का मतलब जो आप खाते हैं, वो जो मतलब घी होता है प्योर वाला, वो आपका एचडीएल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल, उसको खाना नुकसान नहीं होता है। ये दिखेगा, हम इसका उदाहरण समझ सकते हैं कि प्योर घी जो होता है, इसका बढ़िया सा उदाहरण है, इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, ये अच्छा वाला। और ये दिखेगा, आप कह सकते हैं वेजिटेबल ऑयल, या कह सकते हैं जैसे आप क्या बोलते हैं उसको, डालडा वाल्डा क्या बोलते हैं आप लोग, डालडा जो होता है आप उसको क्या बोलेंगे, ठीक, जैसे वेजिटेबल घी जिसको बोलते हैं आप लोग, ये दिखेगा वेजिटेबल घी जिसको आप बोलते हैं। ये दिखेगा, आप डालडा ले लीजिए, डालडा बहुत फेमस है,
ये बहुत नुकसान करता है भाई। आप अपने घर पर हो तो इस डालडे को बाहर करिए। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके घर पे रिफाइन ऑयल इस्तेमाल हो रहा हो, आपके घर में ये वेजिटेबल ये दिखेगा घी इस्तेमाल हो रहा है, हाइड्रोजनीकरण के द्वारा प्राप्त होता है, अगर ये सब हो रहा है तो आप अपने घर से इसको बाहर कर दीजिए, कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये सब क्या होता है? पॉइजन होता है। ध्यान रखिएगा, क्या होता है? ये सब पॉइजन होता है, याद रखिएगा। यहां देखिएगा, ये सब क्या है? पॉइजन है हमारे घर में जो डालडा इस्तेमाल हो रहा है, जिसका भी किसी भी कंपनी का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सब खराब चीजें होती हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, एचडीएल क्या है? ये गुड कोलेस्ट्रॉल है, ये हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ध्यान से सुनिएगा, ये प्योर घी का उदाहरण है। उसी में लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये आप देखिएगा वेजिटेबल घी होता है जैसे डालडा। अब देखिए गुड कोलेस्ट्रॉल कैसे काम करता है, बढ़िया से कैसे काम करता है, इसका एक उदाहरण समझ लीजिएगा, आपको सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। जानते होंगे डेंसिटी बराबर क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं डेंसिटी बराबर क्या होता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, बताइए डेंसिटी बराबर क्या होता है? घनत्व बराबर क्या होता है? डेंसिटी मतलब होता है घनत्व। घनत्व बराबर क्या होता है? जल्दी से बताएं आप, घनत्व बराबर क्या होता है? फिजिक्स का सवाल है ये। घनत्व बराबर होता है मास बटे वॉल्यूम होता है। ध्यान से सुनिएगा, आप क्या पढ़ते हैं इसको? मास बटे वॉल्यूम होता है, ठीक। ये दिखेगा, यानी डी बराबर आप कह सकते हैं डी इक्वल टू क्या होता है? एम अपान ये दिखेगा वी होता है, ठीक। आप ये जानते होंगे, इसको समझ लीजिएगा फिजिक्स के थ्रू। डी बराबर होता है एम अपान बी होता है, आप जानते होंगे, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। अगर हमको बी बराबर निकालना होगा तो बी बराबर क्या होगा? बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए? बी इक्वल टू क्या होगा? एम अपान बी हो जाएगा। अरे एम अपान डी होता है भाई, उल्टा पुल्टा मत बताइए, ठीक। बी बराबर क्या होगा? एम अपान डी हो जाएगा, एम अपॉन डी हो जाएगा। आप ये चीज हमको बताइए, अगर ये डेंसिटी, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये डेंसिटी ज्यादा है तो वॉल्यूम क्या होगा? ठीक, फिजिक्स का सवाल है, आप लोग बताइए। देखिएगा क्या हो जाएगा? वॉल्यूम कम हो जाएगा। ये देखिए, ये वॉल्यूम कम हो जाता है। यही आपको समझना है कि गुड कोलेस्ट्रॉल काम कैसे करता है। हमने कहा डेंसिटी बराबर होता है मास बटे वॉल्यूम, यानी घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। यदि आपका डेंसिटी ज्यादा होता है तो उसमें वॉल्यूम आपका कम हो जाता है। अब जरा इसको समझिए यह कैसे काम करता है, ध्यान से सुनिएगा। यहां देखिएगा, हमने क्या कहा? ये दिखेगा यहां पर क्या है? आयतन कम होगा, वॉल्यूम कम होगा। ये देखिए छोटे छोटे यहां दिखेगा, ये दिखेगा, यहां दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा। यहां पर देख रहे हैं वॉल्यूम कम आपको दिखाई दे रहा है, इसलिए ब्लड आराम से फ्लो करता है। देखिए ब्लड आराम से फ्लो कर रहा है, ठीक। ये क्या है? ब्लड फ्लो आसानी से हो रहा है। ये देखिए ब्लड फ्लो आसानी से हो रहा है। अब जरा देखिएगा, अब यहां पर अगर आपको ये हो जाए लो डेंसिटी है, ठीक। जब लो डेंसिटी का मतलब वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाएगा, और जब यहां पर देखेंगे आप वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो रहा है, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, ये देख रहे हैं वॉल्यूम बढ़ गया है, ये वॉल्यूम बढ़ गया है। ये वॉल्यूम जब बढ़ जाएगा तो यहां से ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम हो जाती है, ब्लड में प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक। और जिसका परिणाम होगा कि आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। ये तो सिंपल सी बात थी आपको समझाने के लिए, इतना पूछेगा नहीं आपसे, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ ही रहिएगा। यदि आपका जो वॉल्यूम कम है तो दिक्कत नहीं होगी, आप जानते होंगे ना, वॉल्यूम ये देखिए कम है तो क्या होगा? यहाँ चूंकि आप हाई डेंसिटी है, हाई डेंसिटी होने की वजह से वॉल्यूम कम है तो ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए गुड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? अच्छा होता है, जिसको हम एचडीएल बोलते हैं। तो याद रख लीजिएगा, आपसे पूछा जाएगा कौन सा कोलेस्ट्रॉल अच्छा होता है, कौन सा कोलेस्ट्रॉल अच्छा होता है, तो आप कह दीजिएगा एचडीएल होता है। कौन सा कोलेस्ट्रॉल बुरा होता है तो आप कह दीजिएगा, यहां देखिएगा, कह दीजिए ये बुरा होता है, उसका नाम है एलडीएल, लो डेंसिटी ये दिखेगा लिपोप्रोटीन। एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, बस आपको समझाने के लिए बताया हूं। एचडीएल क्या होता है? अच्छा होता है, और एलडीएल क्या होता है? बुरा होता है। क्लियर हो गया? बताइए आप जल्दी से, यस करिए, मैं आगे बढ़ जाऊं। इसको समझ आ गया कि नहीं? ये फिजिक्स और इसका कॉम्बिनेशन है। वैसे फिजिक्स मैं पढ़ाता नहीं हूं, आप जानते होंगे, लेकिन इतना आप भी जानते होंगे। चलिए, समझ में आ गया हो तो बताइए, चीजें समझ में आ रही ना? मजा आ रहा है कि नहीं? चीजों को विज्ञान ऐसे ही पढ़ा जाता है, हवा में नहीं पढ़ा जाता है, ठीक। चलिए, क्लियर हो जाना चाहिए, एक बार फिर से बता दूं। हाँ चलिए, अरे आप लोग तो सब पढ़े उड़े हैं भाई, इतना दिन से अजय सर छतवारा इतना दिन से आपको फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे सब, ये सब तो आप बहुत बढ़िया से पढ़े होंगे। लेकिन पढ़ने में आनंद आना चाहिए, मजा आना चाहिए, लगना चाहिए कि अच्छा ये चीज हुआ तो क्यों हुआ था। अभी आपको बताएंगे हुआ तो क्यों हुआ था। चलिए, ये देखिएगा, हाँ अजय सर पढ़ाते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री, आपको अजय सर पढ़ाते हैं, हम नहीं पढ़ाते, पहली बार ही तो हम आपको बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं। इससे पहले हम सिविल में कभी कभार पढ़ाए हैं। चलिए एक बार फिर से बता दें,
चलिए फिर से सुन लीजिएगा। हमने कहा देखिए प्रश्न क्या पूछा जाएगा, कौन सा कोलेस्ट्रॉल अच्छा होता है। आपको बस याद रखना है कि एचडीएल अच्छा होता है, बाकी सब भूल जाइए। कौन सा अच्छा होता है, एचडीएल अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है, क्योंकि ये हाई डेंसिटी होता है, और हाई डेंसिटी जब होगा तो डेंसिटी अगर हाई होगा तो आप जानते होंगे क्या होता है, वॉल्यूम कम होता है। ठीक, क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा, यानी आयतन कम हो रहा है, ये देख रहे हैं फ्लो आसानी से हो जाता है। अगर यहाँ पर देखिएगा आयतन बढ़ जाएगा, यानी जगह ये देखिएगा ये कंजेस्ट हो जाता है, तो ब्लड को फ्लो करने में दिक्कत होती है। तो यहाँ पर समझिएगा कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार का होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल एंड बैड कोलेस्ट्रॉल। तो गुड कोलेस्ट्रॉल को हम लोग एचडीएल बोलते हैं, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन बोलते हैं, और ये देखिए बुरा वाले को हम लोग बोलते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। हमारे लिए क्या हो गया, एचडीएल अच्छा होता है क्योंकि इसमें उदाहरण होता है प्योर घी। प्योर घी के चाहे गाय हो चाहे भैंस हो, ठीक, किसी का भी अगर प्योर घी खाते हैं तो नुकसान नहीं करेगा। लेकिन उसके अलावा आप पूरी निकालते हैं किसमें, डालडा में निकालते हैं, वनस्पति घी जिसको बोलते हैं। वनस्पति घी किसी भी ब्रांड का होगा, दैट इज पॉइजन। अगर आपके घर में मैदा नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, आपके घर में अगर मैदा नहीं है, आपके घर रिफाइंड ऑयल नहीं है, अगर आपके घर में वनस्पति ऑयल नहीं है, तो यकीन मानिएगा आप यंग होकर इस दुनिया से चले जाएंगे, बूढ़े तो नहीं होंगे। ठीक, कभी भी आप पे बुढ़ापा नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा, आप भी 70 साल में यंग पर्सनालिटी दिखेंगे। लेकिन अगर आपके घर में ये सब दिक्कतें आई तो सबसे पहला प्रॉब्लम हो जाएगा, पेट की प्रॉब्लम होगी, डाइजेशन प्रॉब्लम, और डाइजेशन प्रॉब्लम जैसे ही होगी वैसे सारी की सारी प्रॉब्लम अपने आप चली आती है। सारा प्रॉब्लम आपके पेट से जुड़ा होगा। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो क्लियर हुआ, एचडीएल इज ए गुड कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल इज बैड कोलेस्ट्रॉल। एचडीएल का उदाहरण है प्योर घी, ये दिखेगा शुद्ध घी जिसको बोलते हैं, और इसका नाम है वनस्पति घी। यहाँ देख रहे होंगे इसका उदाहरण है, ब्लड फ्लो में आसानी होती, ब्लड फ्लो में दिक्कत होती। चलिए आपका एकदम कंप्लीट हो गया, इससे ज्यादा प्रश्न आप पर नहीं बनता है। चलिए बना लीजिए, पूरा हो गया। आइए हम मिनरल्स के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए जल्दी करें। हो गया। आसान नहीं होता है। आपके हर घर में मैंने देखा हूं कि रिफाइंड और मैदा एक ऐसी चीज है जो हर चीज आपके घर में बन रही होगी। आप इससे बचिए। अगर आप बचेंगे तो आप बहुत स्वस्थ रहेंगे, आपको डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा। चलिए चलिए फिर, अरे भाई फिर से कैसे बता देंगे, कितना छोटा सा बात आप फिर से पूछ रहे हैं। ठीक, आइए हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए यहां देखिएगा, आप फिर हमसे पूछ लीजिएगा, ऐसे पर्सनली पूछ लीजिएगा फोन करके, हम आपको समझा देंगे। चलिए बाकी लोग को पढ़ने दीजिए ना, अब ये थोड़ी है कि फिर से बताइए, फिर से बताइए, कथा थोड़ी हो रहा है। आइए पूछ लीजिएगा फोन करके हमसे। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। आइए चलिए मिनरल्स के बारे में, वेट लॉस बताएं। चलिए कोई बात नहीं कंचन जी, वेट लॉस अभी बताएंगे, थोड़ा सा दूर रुक जाइए, थोड़ा सा हम आपको बताएंगे। पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं मिनरल्स या खनिज लवण। ये देखिएगा मिनरल्स या खनिज लवण, ये देखिएगा हम लोग बात करेंगे मिनरल्स या देखिएगा हम लोग खनिज लवण के बारे में बात करेंगे, या सिर्फ कह सकते हैं आप खनिज के बारे में बात करेंगे। लवण हटा दीजिए क्योंकि हो सकता है आपसे ना समझ में आए। मिनरल्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, खनिज के बारे में। ये देखिएगा जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो हम चाहे विटामिन पढ़े, चाहे प्रोटीन पढ़े, चाहे कार्बोहाइड्रेट पढ़े, चाहे फैट, जो भी पढ़ रहे होंगे वो सब कंपाउंड होता है। ठीक, यौगिक होते एक तरह समझिएगा, कंपाउंड है वो। लेकिन ये जो आपका मिनरल होते हैं ना, ये एलिमेंट होते हैं। क्या होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा ना कितने एलिमेंट्स, तो खनिज सबसे पहली बात एलिमेंट होते हैं। ये आप पढ़े होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री जहां पढ़ना है पढ़ लीजिएगा। दूसरा, खनिज क्या करता है, इनका ऑब्जर्वेशन होता है, यानी ये अवशोषित होते हैं, अवशोषण, इनका अवशोषण होता है। ठीक, ऑब्जॉर्ब किए जाते हैं, पाचन नहीं होता है। दूसरा, ये ऊर्जा नहीं देते हैं। ठीक, ऊर्जा नहीं देते हैं, ये सब पॉइंट जानते रहिएगा। चलिए, अवशोषण होता है, ध्यान से समझिएगा, और ये ऊर्जा नहीं देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये क्या करते हैं, ये ऊर्जा नहीं देते हैं। चलिए, अब इनकी जरूरत हमारे क्यों, बॉडी की, बॉडी के फंक्शन करने के लिए इनका जरूरी होता है। ये देखिए शरीर संचालन में इनकी जरूरत होती है, शरीर संचालन। ठीक, दूसरा, रोगों से बचने के लिए, रोगों से बचाव करता है ये, बचाव। ठीक, आइए हम लोग बात करें तो खनिज क्या होता है कि एलिमेंट होते हैं। ठीक, आप बता सकते हैं कितने प्रेजेंट टाइम एलिमेंट की खोज हो चुकी है, एलिमेंट का चार्ट आप पढ़ चुके होंगे। तो हम लोग बात क्या कर रहे हैं, खनिज एलिमेंट होता है, ये कंपाउंड नहीं होता है। कई
चीजों से मिलकर नहीं बनना, सिंगल सिंगल होता है। ठीक, जैसे हम आपको आयरन बोलेंगे तो सिंपल है। ठीक, एक तत्व होगा ये। तो अवशोषण होता है, अवशोषण होता है, ऊर्जा नहीं देता है, शरीर संचालन करता है और रोगों से बचाव करता है। ठीक, आइए हम लोग बात करते हैं, इसमें भी आप जब देखिएगा ये जो मिनरल्स होते हैं, हम लोग अगर इसकी बात करें, ध्यान से समझिएगा, इसमें बहुत सारे मिनरल्स आपको पढ़ने होते हैं। इसमें कुछ ऐसे होते हैं जो देखिएगा, अगर हम बात करें, अगर इसमें कुछ होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट के रूप में होते हैं। ठीक, ये देखिए कुछ सूक्ष्म खनिज होते हैं, सूक्ष्म खनिज, और कुछ क्या होते हैं बृहद खनिज जाते हैं, बृहद खनिज में आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा, सूक्ष्म खनिज का मतलब जिसके हमारे बॉडी में 100 mg की जरूरत होगी, 100 mg होगा तो ये माइक्रो मिनरल्स होते हैं। और ये देखिएगा अगर 100 mg से ज्यादा होगा, ठीक, 100 mg से ज्यादा, तो हम लोग जानते होंगे ये क्या होता है, मैक्रो होता है। क्लियर हुआ? आइए सूक्ष्म के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि हम क्या क्या पढ़ना है। तो जैसे आपको पढ़ना है आयरन, ठीक, ये देखिएगा सूक्ष्म खनिज पदार्थ होता है, आप ध्यान रखिएगा क्या है, सूक्ष्म खनिज पदार्थ होता है, एकदम दिमाग पर बैठा लीजिएगा, सूक्ष्म खनिज पदार्थ होता है। जैसे दूसरा क्या है, आयोडीन, अभी आपको बताएंगे आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होने वाला है। आयोडीन क्या है, ये देखिए कहने का मतलब ये नहीं पढ़ रहे हैं आप, आयोडीन आयरन इन सब की पूरा डिटेल पढ़ेंगे, जो जो बीमारी होगा, जो जो भी होगा, ये सब आप पढ़ेंगे। चलिए क्लियर हो जाना चाहिए। कोबाल्ट, कोबाल्ट भी क्या होता है, सूक्ष्म होता है, आप जानते होंगे। ये दिखेगा आयरन, आयोडीन, कोबाल्ट, ठीक, इसके अलावा फ्लोरीन, आपसे पूछा जाएगा कर दीजिए फ्लोरीन। और क्या होता है, जिंक, आपको ये सब जरूरी है बॉडी में, अगर ये सब नहीं होगा, जैसे जिंक की कमी से क्या होगा, अभी आपको बताएंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग आपको लगेगा। ठीक, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि आयरन, आयोडीन, कोबाल्ट, फ्लोरीन, जिंक, ये देखिए ये सब चीज क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इनकी जरूरत क्या होती है, हमें कम होती है। इसी तरह से आप देखिएगा बृहद खनिज में क्या आता है, आपका कैल्शियम आता है, कैल्शियम की कमी से क्या होगा आप जानते रहिएगा। ठीक, फास्फोरस होता है, आपको लेना पड़ेगा, फास्फोरस कहाँ मिलता है। ठीक, ये देखिएगा पोटेशियम, आप जानते होंगे कि सेब क्यों खाया जाता है, अगर किसी को ब्लड हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है तो हार्ट अटैक सेब खाने के लिए बोला जाता है, हार्ट के पेशेंट को, तो हार्ट में सेब में क्या चीज पाया जाता है, तो हम लोग बात करेंगे, सारे प्रश्न आए हुए हैं, पोटेशियम, ठीक, सोडियम, इनकी मात्रा थोड़ी हमको ज्यादा जरूरत होती है, ये देखिएगा सोडियम, आप देख रहे होंगे कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, आप एकदम दिमाग बैठा लीजिएगा। ठीक, क्लोरीन, क्लोरीन की जरूरत क्या होती है, आप जानते हो कि हमारे यहाँ HCl बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये HCl क्या काम करता है, अगर कम हो जाए ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, इस सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, दैट मीन्स क्लोरीन के बारे में। ठीक, ये देखिएगा, तो ये ऐसे कुछ है और भी है, लेकिन इतने पे ही प्रश्न आज तक पूछा गया है। तो आयरन है, आयोडीन है, कोबाल्ट है, फ्लोरीन है, जिंक है। ठीक, इधर में देखिए कैल्शियम है, फास्फोरस है, ठीक, सोडियम है, पोटेशियम है और क्लोरीन। ठीक, ये मुख्य मुख्य ऐसे हैं जिनके बारे में आज तक, चाहे टेट का एग्जाम हो, चाहे सुपर टेट का एग्जाम हो, चाहे आपका, ये दिखेगा, आपको एक चीज आप बता दें, एग्जाम की डेट आ गई है, कुछ एग्जाम की डेट में आपको अपडेट कर देता हूं। 12 दिसंबर को GIC का एग्जाम है, डेट आ चुकी है, 12 दिसंबर को GIC का एग्जाम है, 26 अक्टूबर को यूपी PCS है, 5 दिसंबर को RO का एग्जाम है, और आपका टेट वाला एग्जाम है सितंबर 17 या 19 कोई तारीख है। ये सारे डेट कंफर्म हो चुके हैं, बस एक दिन में आपको लिस्ट मिलने वाली है, 1 या 2 दिन 3 दिन, ये मैं आपको वो अपडेट बता रहा हूं कि यही डेट होगी, बदलेगी नहीं डेट। ठीक, टेट आपके सितंबर के महीने में होना है, अक्टूबर महीने में IAS और PCS का एग्जाम होना है, नवंबर महीने को छोड़कर दिसंबर में, हो सकता है नवंबर के महीने में सुपर टेट हो जाए, नहीं तो दिसंबर के महीने में क्या हो जाएगा, GIC का एग्जाम होना है, RO का एग्जाम होना है और सुपर टेट का एग्जाम होना है। एकदम से अगर आप यहाँ लूज हो जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, यही करियर को सेव देने का आपके पास वक्त है। चलिए चलिए एकदम तैयारी कर लीजिएगा। यहाँ देखिएगा सीटेट की अपडेट अभी 1-2 दिन में आपको मिल जाएगी, सीटेट छोड़िए, अभी टेट पे फोकस करिए। चलिए सीटेट तो अभी पास करवाए थे, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, हम एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं, जल्दी करिए भाई, बहुत शॉर्ट में पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ना है आपको। चलिए हो गया,
चलिए कोई बात नहीं, हमारी इस मेहनत को, जो ये टपकने वाला पसीना है, इसको आप कन्वर्ट कर दीजिएगा अपनी सफलता में। हमें लगेगा कि हमारी ये मेहनत सफल होगी। आइए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। चलिए शुरू करते हैं। आइए हम लोग आयरन से शुरू करते हैं। आयरन की बड़ी जरूरत होती है। आयरन पे बहुत सारा प्रश्न बना के पूछा गया है। आइए हम लोग बात करते हैं आयरन, एक एक करके शुरू करते हैं। आयरन को देखिएगा, हम लोग आयरन ही लिखेंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं। देखिए इस पर मैं ये नहीं बताऊंगा कि लोहे की खदान कहां पर है, आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न हमारे पास आता है कि आयरन फंक्शन क्या करता है। ध्यान से सुनिएगा, पहले हम लोग बात करेंगे फंक्शन क्या करता है, इसका फंक्शन क्या होता है, ये कि हमारे लिए बॉडी में क्यों जरूरत होती है आयरन की। तो आप जानते होंगे हमारे पास जो ब्लड होता है, ब्लड, ये दिखेगा इसमें आरबीसी होता है, ठीक, और आरबीसी में दिखेगा हम लोग जानते हैं हीमोग्लोबिन होता है, ठीक, हीमोग्लोबिन, आप समझिएगा कॉन्सेप्ट। तो ये दिखेगा हमारा जो होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन से आरबीसी, और आरबीसी आपका ब्लड का निर्माण होता है। ध्यान से सुनिए भाई, ज्यादा इधर उधर नहीं करना है। तो अगर ये हमारे बॉडी में कमी हो जाएगी, ध्यान से सुनिए, आप एनीमिया सुने होंगे, तो एनीमिया का कमी का मतलब होता है कि ग्लोबिन की कमी होती है, सारी हीमो की कमी हो गई है, ठीक, यानी कुल मिला जुला के हम क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है। क्लियर हो जाना चाहिए। तो क्या करता है ये आयरन, हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक होता है। आप कह देंगे कि इसके निर्माण में सहायक होता है, पहला पॉइंट, इसके निर्माण में सहायक, मैं पढ़ा चुका हूं। अगर इसके निर्माण में सहायक, अगर ये नहीं होगा तो इसकी कमी से क्या हो जाएगा, यही बता दे रहा हूं, कमी से क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा, ठीक, रक्त की कमी कहलाता है, एनीमिया हो गया। क्लियर हो गया। तो पहला पॉइंट आपने देख लिया कि आयरन क्या होता है, ये दिखेगा हीमोग्लोबिन से आरबीसी, आरबीसी ये देखिए ब्लड, ब्लड के निर्माण में बड़ी जरूरत पड़ती है। चलिए दूसरा पॉइंट आप बताइए, आयरन का क्या फंक्शन होता है, कहां पर मिलेगा आपको, जल्दी बताइए क्या काम करता है, कहां पर। तो आप जानते होंगे कि B9, विटामिन B9 में क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, विटामिन B9, फोलिक एसिड, ध्यान से सुनिएगा, सब पढ़ा चुका हूं, यहां बता रहा हूं आपको, विटामिन B9, ठीक, यहां देखिएगा B9, B9 का मतलब है क्या है, फोलिक एसिड, फोलिक एसिड, ठीक, और ये देखिएगा फोलिक एसिड के निर्माण में आयरन की सहायक होता है, सहायक होता है, आयरन क्या होता है, सहायक होता है, सहायक। और फोलिक एसिड अगर इसकी कमी हो जाती है तो क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, हम आपको बताए थे कि कब दिया जाता है, जब महिला प्रेगनेंसी में होती है तो उसे B9 दिया जाता है, यानी फोलिक एसिड दिया जाता है, ठीक। ये देखिएगा आप जानते होंगे, आप जानते हैं कि भ्रूण के विकास के लिए, ठीक, और भ्रूण के मेंटल डेवलपमेंट के लिए फोलिक एसिड बहुत जरूरी होता है। तो दो चीज याद रखिएगा, पहला था भ्रूण के विकास के लिए, अगर मान लीजिए जिस महिला का कोई बेबी इनक्रेज हो जाए, मतलब किसी वजह से वो बच्चा मतलब डेवलप ना हो पाए या बाहर हो जाए, तो अगली बार डॉक्टर क्या करता है, उसे तुरंत ही फॉलिक एसिड की गोलियां चला देता है, ताकि उसका भ्रूण तेजी के साथ डेवलप हो जाए। तो भ्रूण विकास के लिए, ठीक, भ्रूण विकास के लिए। दूसरा, भ्रूण के मानसिक विकास के लिए भी बहुत जरूरी होता है, ठीक, भ्रूण के मानसिक विकास के लिए भी जरूरी होता है, मानसिक विकास। चलिए ये आप पढ़ चुके हैं। दूसरा अगला हम लोग बात करते हैं, ये तो पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट क्या करता है, आयरन हमें क्या करता है, ध्यान से समझिएगा, आयरन की हमको क्यों जरूरत पड़ती है और हमें कहाँ मिलेगा, हम स्रोत भी आपको बढ़िया वाला स्रोत बता देंगे। और क्या करता है, ये देखिएगा खाद्य संवर्धन में भी इसकी बहुत जरूरत पड़ती है, फूड इनरिचमेंट में इसकी बहुत जरूरत पड़ती है, इसको हम लोग कहते हैं खाद्य संवर्धन में, खाद्य संवर्धन में, फूड इनरिचमेंट। इसलिए आपसे कहा जाता है कि लोहे की कढ़ाई में आप खाना वाना बना लिया करें, फूड इनरिचमेंट में भी इसकी जरूरत पड़ती है, इसको हम लोग बाद में समझेंगे खाद्य संवर्धन क्या होता है, बस यहां पर समझे रहिएगा। तीन चीजों में जरूरत पड़ेगी आपको, ये ब्लड में जरूरत पड़ेगी, ये देखिए विटामिन B9 के लिए जरूरत पड़ती है, और खाद्य संवर्धन के लिए जरूरत पड़ती है। एक चीज और समझिएगा, देखिएगा एनीमिया, ध्यान से सुनिएगा, यानी अब कुल मिला जुला के कह सकते हैं आपको हीमोग्लोबिन की कमी से क्या प्रॉब्लम होती है। ध्यान से सुनिएगा, आपको कभी कभी क्या होता है कि पढ़ने में आपका मन नहीं लगता। ध्यान से सुनिएगा, हम लोग क्या बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हमने आपसे बात किया, ध्यान से सुनिएगा, आरबीसी के निर्माण भी, रेड ब्लड सेल के लिए भी जरूरत पड़ती है, कुल मिला जुला के जब ये हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो बॉडी में क्या आपको फीलिंग होगा। सबसे पहले आप ध्यान से सुनिएगा,
थकान महसूस होने लगती है। ध्यान से सुनिएगा, आप कभी भी चीजों को फील करें, थकान महसूस होती है, या आप चाहे आप कह सकते हैं एनीमिया, ठीक। भूख ना लगना, ये देखिएगा, भूख ना लगना, काम में मन ना लगना, देखिएगा, आप सिम्टम्स पहचानिएगा इसको, ठीक। और स्पेशली पढ़ाई में तो एकदम से मन नहीं लगेगा जब आपके अंदर ही, इसीलिए जब भी आप ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो हीमोग्लोबिन को ही वो चेक करता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा चेक करता है। नहीं, घर पे रिपोर्ट होगी तो उस रिपोर्ट को देखिएगा, हीमोग्लोबिन को ही चेक करता है, क्योंकि अगर है तो थकान महसूस होगी, हमेशा थके थके से लगेंगे, किसी में भी है, ठीक। ये देखिएगा, भूख ना लगना, काम में मन ना लगना या पढ़ाई में मन लगना, कंसंट्रेशन ना बन पाना, ठीक। ये देखिए, स्टडी में प्रॉब्लम आएगी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पर आएगी, स्टडी में प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, ठीक, चिड़चिड़ापन आ जाएगा। चलिए यहां देख लीजिए, इतनी प्रॉब्लम इसकी वजह से होती है। अब आइए स्रोत के बारे में बात करते हैं, सबसे रिच सोर्स क्या होता है। ये देखिएगा, पालक बहुत बढ़िया स्रोत होता है, आप जानते होंगे, गुड़ बहुत बढ़िया स्रोत होता है, ठीक। और कुछ हम बताएंगे, दूसरा क्या स्रोत होता है, मेथी अच्छा स्रोत होता है। इसके अलावा क्या स्रोत होता है, पालक को सबसे पहले टिक करिएगा। और क्या स्रोत है, डेट्स, डेट्स माने खजूर होता है, बहुत अच्छा स्रोत होता है, डेट्स यानी खजूर आप जरूर खाया करें। और क्या स्रोत होता है, अगर आपसे पूछ लिया गया और क्या स्रोत है, आप क्या खाना चाहिए, ठीक, आप कह सकते हैं, ध्यान से सुनिए, पालक, आपके ये चीजें जानी चाहिए, पालक इज रिच सोर्स ऑफ आयरन, गुड़, मेथी, डेट्स। और क्या, अगर मांसाहारी हैं तो लीवर, लीवर को जरूर इस्तेमाल करें, यकृत को इस्तेमाल करें, ठीक, कलेजी लेकर आए और खाएं और इस प्रॉब्लम से निजात दिला दे। तो ध्यान से देखिएगा, आपका आयरन क्या काम करता है, पहले तो बात, ब्लड आरबीसी के निर्माण में यानी हीमोग्लोबिन, इसके निर्माण में सहायक होगा, इसकी कमी से एनीमिया हो जाएगा, थकान महसूस होना, भूख ना लगना, काम में मन ना लगना, स्टडी में प्रॉब्लम, चिड़चिड़ापन। अगर आपकी स्टडी में प्रॉब्लम हो रही, बार बार कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है, तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं हीमोग्लोबिन डिसबैलेंस हो रहा है। विटामिन बी9 के निर्माण में सहायक होता है, यानी फोलिक एसिड के निर्माण में सहायक होता है। दूसरा, खाद्य संवर्धन में भी सहायक होता है। पालक, गुड़, मेथी, डेट्स और लीवर, इन सब में यह रिच सोर्स होता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। चलिए जल्दी करें, भाई अपने मन से मत जोड़िए, कहानी सुनकर मत जोड़िए ये फलाना ढेकाना। मैं वो चीज बता रहा हूँ जो एग्जाम में आया हुआ है, होता तो सब में आयरन, लेकिन आपसे कुछ नहीं पूछेगा, ये पालक पूछा हुआ है, लीवर पूछा हुआ है और डेट्स पूछा हुआ है और गुड़ पूछा हुआ है, होता तो सब में है, वो की जिम्मेदारी आपकी होगी। अब ये मैं नहीं कहूंगा कि भाई होता तो सब में, ये खाली जो खाली जो एग्जाम में पूछ रहा है उसी की हम बात कर रहे हैं। चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अरे किसका लीवर खाना चाहिए, खाने वाली चीज का लीवर खाना चाहिए, आप लोग भी अजीब बात करते हैं। अरे मतलब मटन वाला लीवर कह रहा हूं, ठीक। चलिए क्लियर हो गया, हाँ तो इसीलिए तो बताया हूं भाई, सी टेट में गुड़ आता है, ठीक, टेट में पालक आता है, गुड़ और पालक। इधर मेथी को भी उदाहरण दिखेगा, डेट्स बढ़िया सोर्स होता है, लीवर, ठीक। चलिए कलेजी खाना कुल मिला जुला के। चलिए आप लोग भी ना, आइए आइए हम लोग बात कर लेते हैं। यहां देखिएगा, और कौन सा बात कर रहे थे भाई, हम भूल ही गए। चलिए यहां पर देखिएगा, भाई कुछ भी खा लीजिए, खाने के लिए कुछ भी खा लीजिए, एग्जाम में सब नहीं आएगा, बाजरा खाइए या जो भी खा लीजिए, खाने से नहीं होता, जो चीज बता रहा हूं उसको खाइए, ठीक। खाने के लिए तो कुछ भी खा लीजिए, मार्केट में बहुत चीज खाने के लिए कह दीजिए सब में मिलता है, कोई बात दिक्कत थोड़ी है, आपको मर्जी है, जो खाना है वो खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आइए हम लोग बात करते हैं, यहाँ देखिए जिंक के बारे में बात करेंगे या फिर कोबाल्ट के बारे में बात कर सकते हैं। चलिए खाने के बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि आप खाने की बात करेंगे तो आप अपनी कहानी सुना रहे हैं हमको। चलिए यहाँ सुनिए, हम लोग बात करते हैं, हम लोग जिंक के बारे में बात करेंगे। जिंक, यहाँ देखिएगा, हम लोग जिंक के बारे में बात, खाना जो खा लीजिए, कौन रोक रहा है आपको। चलिए हम लोग बात करते हैं जिंक क्या करता है, ठीक। अगर ये देखिए जिंक की जरूरत पड़ती है सूक्ष्म मात्रा, इसलिए आप देख रहे हैं विटामिन सी और जिंक के बार बार हम लोग के लिए कहा गया था लेने के लिए।
ये देखिएगा जिंक क्या करता है, ध्यान से समझिएगा, इंसुलिन बनाने में सहायक होता है। ठीक, इंसुलिन निर्माण में सहायक होता है। ध्यान से सुनिएगा, क्या करता है इंसुलिन, इंसुलिन एक हार्मोन होता है, हम लोग बात करेंगे। ध्यान से सुनिए, जो बता रहा हूं उसको पढ़िए, कहानी मत सुनाइए। ठीक, चलिए आइए हम लोग बात करते हैं जिंक। देखिए जिंक लेने से क्या होगा, इंसुलिन बनाने में सहायक होता है वो। ठीक, बनाने में सहायक। चलिए आइए हम लोग बात करते हैं, ये देखिएगा इंसुलिन के निर्माण में सहायक होता है, आप जानते होंगे आपके, हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए अब आप हम लोग की बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आप जानते होंगे कि ये कार्बोहाइड्रेट है। ठीक, कार्बोहाइड्रेट किसमें टूटता है, ग्लूकोज में टूटता है। ये देखिएगा ग्लूकोज में टूटता है, ध्यान से समझिएगा, फिर हम आपको बताएंगे इसमें क्या लिखना है। जिंक इंसुलिन बनाने में सहायक है, उसके निर्माण में सहायक होता है। कार्बोहाइड्रेट देखिएगा क्या होता है, आप जानते होंगे ये ग्लूकोज। देखिएगा हम लोग बात क्या करते हैं, ग्लूकोज। तो ये कार्बोहाइड्रेट किसमें टूटता है, ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज क्या होता है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है। चलिए क्लियर हो गया। और ये टूट कर क्या करता है, ग्लाइकोजन में स्टोर हो जाता है। हम आपको बता चुके हैं ये सब, ग्लाइकोजन में क्या होता है, स्टोर हो जाता है। तो प्रश्न ये है, कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज में टूटता है, इसका काम कौन करता है। ठीक, ध्यान से सुनिए, ये तोड़ने का काम कौन करता है, कि कार्बोहाइड्रेट को कौन तोड़ता है, आप बताएं कौन तोड़ता है ये। बताइए जल्दी आप। ठीक, इसको इंसुलिन, देखिएगा क्या करता है, इसको तोड़ता है इंसुलिन। ध्यान से सुनिएगा, क्या होगा, इंसुलिन तोड़ता है, ध्यान से सुनिएगा, इसको इसमें कन्वर्ट कर देता है। अब इंसुलिन क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, ये हार्मोन होता है। क्या होता है, ये हार्मोन होता है, आप हार्मोन वाले चैप्टर में पढ़िएगा। इंसुलिन क्या होता है, एक हार्मोन होता है। और ये हार्मोन कहां से निकलता है, पैंक्रियास से या अग्नाशय से निकलता है। ठीक, अब सोचिए अगर इंसुलिन का श्रावण कम हो गया तो क्या होगा, आपके ब्लड में ये दिखेगा, ग्लूकोज कहां मिलता है आपके, ये ब्लड में रहेगा। और जब आपके ब्लड में, लिखिएगा मत तो समझिएगा, बस एक लाइन में लिखाऊंगा कि क्या प्रॉब्लम होगी, पहले समझिएगा। ये इंसुलिन निर्माण में सहायक होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज को तोड़ देता है ग्लाइकोजन में। ठीक, और इंसुलिन क्या होता है, एक हार्मोन होता है जो अग्नाशय से निकलता है। अब मान लीजिए आपका इंसुलिन का श्रावण कम हो गया। ठीक, क्या होगा, तो अगर श्रावण कम हो गया तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। ये देखिए ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने को हम लोग क्या कहते हैं, डायबिटीज कहते हैं। क्या कहेंगे, डायबिटीज हो जाएगा। ठीक, आप इस बात को समझ रहे होंगे ना। तो जिंक, जिंक कितना इंपॉर्टेंट है, ये हमारे इंसुलिन को निर्माण करता आता है। इसीलिए देखिए जिसमें कमी हो जाती है क्या करता है वो, बताए क्या करेंगे वो। ठीक, वो क्या करता है, इंसुलिन का इंजेक्शन लेता है। तो कुल मिला जुला के फिर से समझिए और एक लाइन में लिख लीजिएगा। तो जिंक क्या करता है, इंसुलिन बनाने में सहायक होता है। इंसुलिन क्या होता है, एक हार्मोन होता है। और ये क्या करता है, ये ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में। अगर ये नहीं होगा तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज हो जाएगा, और ग्लूकोज होने का मतलब हो जाएगा कि डायबिटीज यानी शुगर बढ़ जाएगा, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, डायबिटीज टाइप 1 हो जाएगा। क्लियर, समझ गए होंगे। तो अब इसको हम समझते हैं ऐसे, छोड़ दीजिए। आइए अब इसको समझिए क्या लिखना है, इंसुलिन बनाने में सहायक। इंसुलिन क्या होता है, अग्नाशय से निकलने वाला हार्मोन होता है, अग्नाशय से स्रवित होने वाला हार्मोन, स्रवित होने वाला हार्मोन, हम उधर आगे पढ़ेंगे हार्मोन। चलिए अब क्लियर हो गया। इंसुलिन अब क्या करता है, ये देखिएगा ग्लूकोज को क्या करता है, ग्लाइकोजन में बदलता है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, ठीक, में बदलता है। ठीक, अगला प्रोसेस हो जाएगा, इंसुलिन की कमी से, इंसुलिन की कमी से डायबिटीज टाइप 1 हो जाता है। बहुत सारे डायबिटीज होते हैं, डायबिटीज टाइप फर्स्ट हो जाएगा। ठीक, बस इतना जानना है। क्लियर हो, हम आपको समझा चुके थे। चलिए तो आपको क्या लेना है, जिंक वाले पद जिसमें होगा वो आप सोर्स ले लीजिएगा। ये दिखेगा, तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं, जिंक इंसुलिन बनाने में सहायक होगा। ये इंसुलिन क्या होता है, अग्नाशय स्रावित होने वाला हार्मोन है। ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, फिर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है, ग्लाइकोजन हमारे यहाँ स्टोर हो जाता है।
दूसरा यह है इंसुलिन की कमी से क्या हो जाएगा, डायबिटीज टाइप 1 हो जाता है। चलिए इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट, जल्दी करें नहीं तो पूरा नहीं करा पाऊंगा। हो गया, चलिए आगे बढ़िए फटाफट, जल्दी से एक एक लाइन में समझना है आपको, समझिएगा। आइए हम लोग बात करते हैं, आइए हम लोग बात करते हैं सोडियम। सोडियम देखिएगा, सोडियम आप जानते होंगे ये क्या करता है, एक एक लाइन में हमको समझना, ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक। ये क्या करता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स को रेगुलेट करता है। ध्यान से सुनिएगा, ये देखिएगा हम इसको कहते हैं कि एक तरह से समझिएगा सोडियम क्या करता है, दो तीन चीजें काम करता है, इसके बारे में आप लोग जान लीजिएगा। ये देखिएगा मसल्स को मूवमेंट करवाता है। ये देखिएगा पहला तो है मांसपेशियों में को गति, ये दिखेगा क्या बोलते हैं उसको, आप देखिएगा मांसपेशियां मूवमेंट करती हैं, मूवमेंट करती हैं, पहला काम तो ये है, ठीक। मूवमेंट करने का मतलब देखिएगा, जैसे आप देखते होंगे कभी कभी आप अपने को फील करते होंगे, जैसे हमारा ये बोन होता है, ये बोन तो फिक्स होता है। अब यहाँ पर आप देखिएगा ये जो कम और ज्यादा होता है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये क्या होता है, ये जो मूवमेंट देता है मांसपेशियों को, यहाँ से कम और ज्यादा, देखिए ये फैल जाता है, फैलने के बाद ये कम हो जाता है। ये क्या करता है, ये सोडियम की वजह से होता है, ठीक। किसकी वजह से होता है, सोडियम की वजह से होता है। चलिए टेंशन नहीं लीजिए, अभी एक चार्ट बनाएंगे और उसमें आपको बता देंगे स्रोत क्या क्या है, सब सारा चीज एक साथ में ले लीजिएगा आप लोग, ठीक। यहाँ देखिए टेंशन नहीं लीजिएगा, मांसपेशियों को मूवमेंट करती है, ठीक। सोडियम क्या करता है, मांसपेशियों को मूवमेंट करता है। ध्यान से सुन लीजिएगा, और क्या काम करता है, ध्यान से सुनिएगा, और क्या काम करता है, ध्यान से सुन लीजिए, और क्या काम करता है, हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। ध्यान से सुनिएगा, क्या करता है, रक्तचाप को क्या करता है, मेंटेन करता है। ध्यान से सुनिएगा, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। यह दिखेगा आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, ब्लड प्रेशर को, ब्लड प्रेशर को भी, इसका उदाहरण भी समझिएगा, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, कंट्रोल करता है। अब इसको उदाहरण भी समझिएगा, मान लीजिए सोडियम अधिक हो गया, ठीक, और ये कम हो गया। ध्यान से सुनिए क्या हो सकता है, मान लीजिए अगर हमारे खाने में सोडियम, सोडियम का मतलब आप समझ रहे होंगे नमक होता है भाई, सोडियम का मतलब होता है नमक, कुल मिला जुला के आप नमक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं और कुछ नहीं आप समझ रहे, ठीक। ये देखिएगा ब्लड प्रेशर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। अगर मान के चलिए आपके खाने में, आपके भोजन में सोडियम की कमी हो गई, तो सोडियम की कमी से क्या होता है, लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा, आपको लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा, ठीक। और आप जानते होंगे, सॉरी, अधिकता से हाई ब्लड प्रेशर होता है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। और इसकी कमी से क्या हो जाता है, लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, आप जानते होंगे। इसलिए डॉक्टर आपको कभी कभी कहता है भाई नमक कम खाइए, नमक ज्यादा खाइए, थोड़ा नमक लीजिए, नमक कम करिए। तो ये क्या करता है, अगर आपके बॉडी में सोडियम की कमी हो गई है, ठीक, तो अगर सोडियम की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा, और अधिकता हो जाएगी तो हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। और इसका स्रोत क्या होता है, आप जानते होंगे क्या खोना है, नमकीन भोजन और समुद्री भोजन, ठीक। यहां देखिएगा हम लोग, इसका उदाहरण है नमक, इसके अलावा आप क्या ले सकते हैं, नमकीन भोजन, नमकीन भोजन आप ले सकते हैं, और समुद्री भोजन, सिंपल सिंपल सा है समुद्री भोजन। चलिए क्लियर हो जाना चाहिए, नमकीन भोजन और समुद्री भोजन। याद रखिएगा ये क्या काम करेगा, एक तो मांसपेशियों को मूवमेंट करवाता है, दूसरा क्या करता है, हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा एलिमेंट है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, उसमें रहेगा पोटेशियम है, कैल्शियम है, ठीक, आयरन है, ठीक। तो क्या करिएगा, आप सोडियम को टिक कर दीजिएगा। हमारे ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने वाला कौन सा एलिमेंट होता है, वो होता है सोडियम, ठीक। कैसे प्रश्न पूछा जाएगा, हमारे ये दिखेगा ब्लड प्रेशर, रक्त क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं, ब्लड प्रेशर, रक्त दबाव को नियंत्रित करने वाला कौन सा एलिमेंट होता है, सोडियम होता है। सोडियम की कमी से क्या होता है, लो ब्लड प्रेशर, अधिक से होता है हाई ब्लड प्रेशर। ये कहां मिलेगा, नमकीन भोजन या समुद्री भोजन में, और नमक में मिलता है, ठीक। चलिए क्लियर हो गया, हाँ रक्तचाप बोलते हैं, सही बोलते हैं आप, इसका हिंदी में जानते हैं रक्तचाप,
वैसा हिंदी भी है, देखिए रक्तचाप को क्या करता है, नियंत्रित करता है। चलिए, तो प्रश्न क्या पूछा जाएगा, रक्तचाप को नियंत्रित करने वाला तत्व। प्रश्न है रक्तचाप को नियंत्रित करने वाला तत्व। ठीक, ऑप्शन में ए रहेगा सोडियम, ऑप्शन बी रहेगा क्लोरीन। अब क्लोरीन में आपको लगेगा जैसे कुछ नमकीन बात कर रहा होगा, क्लोरीन। ऑप्शन बी रहेगा फास्फोरस, ऑप्शन डी रहेगा कैल्शियम, या फिर आप कोई और रख दीजिएगा, जैसे आप कह दीजिए आयरन। चलिए, यहां देखिए 4 ऑप्शन में आपको दे दिया, यही प्रश्न पूछा गया, रक्तचाप को नियंत्रित करने वाला तत्व कौन सा है, सोडियम, क्लोरीन, फास्फोरस, आयरन। किसको टिक करना है आपको, सोडियम को टिक कर देना है। प्रश्न बहुत आसानी से लास्ट में हम करवा देंगे, प्रश्न हो जाएगा। क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। जल्दी करिए, जल्दी जल्दी आप सीखिए, ताकि हम लोग बहुत लंबा से पढ़ रहे हैं, इतना समय नहीं लगना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों लग गया। चलिए, हो गया। आइए हम लोग बात करते हैं क्लोरीन के बारे में। चलिए, हम लोग बात करेंगे क्लोरीन के बारे में। आवाज आ रही होगी क्लियर? आइए हम लोग बात करते हैं क्लोरीन के बारे में। क्लोरीन पढ़ लीजिएगा, आयोडीन भी हम लोग पढ़ लेते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, सबका अलग अलग है। आयोडीन ये नहीं है कि आयोडीन आप जानते हो नमक होगा तो आयोडीन ले लीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा कि ब्लड प्रेशर, ऐसा नहीं। आयोडीन का कुछ अलग काम होता है, उससे कमी से आप जानते होंगे थायराइड ग्रंथि ग्लैंड में प्रॉब्लम होती है, आप जानते होंगे घीघा रोग हो जाता है। तो आइए हम लोग पहले क्लोरीन पढ़ते हैं, फिर आपको आयोडीन पढ़ते हैं। ये दिखेगा क्लोरीन, क्लोरीन। चलिए ध्यान से समझिएगा, यहां देखिए हम लोग बात करते हैं क्लोरीन के बारे में, हम लोग पढ़ेंगे। आप जानते होंगे कि हमारे एक बड़ी प्रॉब्लम्स आएगी, आप में से बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम होंगी, कब्ज की प्रॉब्लम होती। जरा देखिए कहां पर आके वो टिक जाती है। आप में से दिखेगा, जो चीज ईमानदारी से फॉलो करिएगा। क्लोरीन क्या करता है, HCl के निर्माण में सहायक होता है। ध्यान से सुनिएगा, HCl के निर्माण में सहायक, किसके निर्माण में सहायक होता है, HCl के निर्माण में सहायक। ठीक, HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ध्यान से सुनिएगा भाई, यहां देखिएगा HCl के निर्माण में सहायक। भाई समुद्री भोजन का आपको नहीं पता है, चलिए बात करते हैं। HCl के निर्माण में सहायक होता है, ध्यान से सुनिएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, क्लोरिक मतलब क्लोरीन, ठीक। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, आप जानते होंगे, ठीक। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ये। चलिए, आप ये बताइए, एसिड माने तेजाब होता है, आप ये बताइए एसिड कैसे होता होगा, यानी तगड़ा एसिड होता है ना, इसलिए जो चीज आप इसके अंदर डालते हैं ये क्या करता है, सब जला देता है। क्या करता है, आप इसके अंदर जो भी भर दीजिए, क्या करता है ये HCl क्या करता है, ये पाचन में सहायक होता है। ध्यान से सुनिए, प्रॉब्लम क्या इसका होगा, ये देखिएगा HCl क्या करता है, ध्यान से सुनिएगा, पाचन में सहायक होता है। और ये HCl आपसे निकलता कहाँ है, आप जानते होंगे कहां से निकलता है ये, आप जानते हैं कहां पे निकलेगा ये, जल्दी बताइए। HCl कहां से रिलीज होता है, ठीक, स्टोमक में। ये देखिएगा हमको कहां मिलता है, ये निकलता है स्टोमक में। स्टोमक शायद अमाशय बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये अमाशय बोलते हैं ना, हम पाचन में इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक। स्टोमक में ये निकलता है, अमाशय में निकलता है। अब जरा देखिएगा आपने क्या किया, ध्यान से सुनिएगा, आपने भोजन डाला, ये दिखेगा, मान के चलिए आपने भोजन डाल दिया, ये दिखेगा, इसको पचाने के लिए क्या होता है, HCl रिलीज हो जाता है। जैसे आपको मान के चलिए भोजन है, आपने भोजन इसमें डाला, तो इसको पचाने के लिए दिखेगा, पाचन क्रिया में सहायक होता है। पाचन के लिए क्या होता है, ये दिखेगा, ये आ गया, HCl आ गया। अब देखिए गलती कहां से होती है, जैसे ही आपने भोजन डाला HCl निकला, जैसे आपने क्या किया, HCl कोई मान लीजिए, तो उस पर तुरंत आपने क्या किया, पानी छोड़ दिया। आप समझ रहे हैं, तो क्या होगा, अगर आग कहीं जल रही है
और आग जल रही है तो उस पर आप पानी डाल देंगे, और पानी डाल देंगे तो क्या होगा, वह आग बुझ जाएगी। तो बुझ जाएगी तो क्या होगा, पाचन क्रिया प्रभावित हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना है आपको, कम से कम 1.5 से 2 घंटे पानी नहीं पीना है। उसके बाद पानी पीजिए ताकि HCl निकलकर आपके भोजन को पचा जाए। और आप क्या करेंगे, पानी देखिएगा, खाना खाने के बाद घटाघट पानी पी ले गए, और पानी पीने के बाद क्या होगा, HCl क्या करता है, ये इसका रिलीज कम हो जाता है या इफेक्टिव कम हो जाता है। इसलिए क्या हो जाएगा, आपको अपच की क्रिया हो जाएगी, पाचन नहीं होगा, तो आपको प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, ध्यान से सुनिएगा, क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, खाना आपको नहीं पचेगा तो क्या प्रॉब्लम होगी, कब्ज की प्रॉब्लम हो जाएगी। और आप जानते होंगे बहुत सारे लोग इससे पीड़ित होंगे, इस बेहतर जानिएगा। तो क्या करता है, ये स्टमक से रिलीज होगा, ये क्या करता है, पाचन में सहायक होता है। अगर मान लीजिए इसकी कमी हो गई या इसकी वृद्धि हो गई, तो कमी से भी क्या होगा, भोजन अपचित पाचन की क्रिया हो जाएगी, ठीक। और अगर ध्यान से सुनिएगा, हम लोग बात कर रहे हैं, इसकी कमी हो जाती तो भी अपाचन की क्रिया होगी, दोनों में भी यही प्रॉब्लम्स आती है। तो ये क्या करता है, कुल मिला जुला के भोजन आपके क्लोरीन क्या करता है, HCl का रिलीज करवाता है, और ये क्या करता है, HCl आपके भोजन को पचाता है। अगर बढ़ जाएगा तो एसिडिटी हो जाती है, बहुत बढ़ गया एसिडिटी हो जाती है, आप जानते होंगे बहुत बढ़ जाता है तो एसिडिटी की प्रॉब्लम्स हो जाती है। सीटेट में पूछा गया प्रश्न था, HCl क्या है, ये दिखेगा अम्ल है या क्षार है, तो आप जानते होंगे क्या है ये, ठीक, क्लियर हो जाना चाहिए, समझ गया ना। HCl के निर्माण में कौन सहायक होता है, क्लोरीन। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहां से रिलीज होता है, अमाशय से होता है। काम क्या करता है, भोजन में पाचन करता है। पाचन अगर इसकी कमी से क्या होता है, वो भी अपाचन होगा, और अधिक हो जाएगा तो भी अपाचन होगा, ठीक। क्लियर, सिंपल सिंपल भाषा में इसको समझिए, ज्यादा नहीं समझना है, छोटी छोटी बातों में, ठीक। क्लोरीन युक्त भोजन करना है आपको, सब हम आपको लिस्ट बना देंगे तो आप समझ जाइएगा। चलिए, इसलिए आप खाना खाने के बाद क्या करिए, कभी भी पानी ना पिया करें, ध्यान से समझ लीजिएगा, कभी भी पानी ना पिया करें। आइए हम लोग बात करते हैं आयोडीन। आयोडीन, ध्यान से सुनिएगा, आयोडीन टाटा युक्त नमक खाते होंगे आप लोग। चलिए हम लोग बात करते हैं, ये क्या करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन के श्रावण को बढ़ा देता है। दिखेगा ये क्या करता है, थायरॉक्सिन थायरॉक्सिन हार्मोन, यहां देखेगा थायरॉक्सिन हार्मोन के श्रावण में सहायक होता है, श्रवण में सहायक, बस सिंपल सिंपल से बात समझिए, आपका पूरा हो जाएगा। चलिए, आयोडीन क्या करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन के श्रावण में सहायक होता है। प्रश्न है कि थायरॉक्सिन हार्मोन कहां से निकलेगा, आप जानते रहिए कहां से निकलता है, बताइए कहां से निकलेगा, जल्दी बताइए आप लोग, क्लियर हुआ। आप जानते हैं यहाँ गले में दिखेगा, यहाँ पर होता है, ये दिखेगा, ये ग्लैंड होता है, थायरॉक्सिन ग्लैंड होता है, ये दिखेगा। अगर हम आप इसकी बात करें, ये दिखेगा, यही है आपका थायरॉक्सिन ग्लैंड। इसी ग्लैंड से क्या होता है, ये दिखेगा, ये थायरॉक्सिन निकलता है, ये ग्लैंड है, इसी ग्लैंड से ये दिखेगा, ये निकलता है। ग्लैंड माने ग्रंथि होती है, बहुत शॉर्ट में पढ़िए, ज्यादा इससे प्रश्न नहीं आएगा। तो आप देखिएगा कौन सा ग्लैंड है, यहाँ देखिएगा, यहाँ गले में होता है, इसी में सूजन आ जाता है तो प्रॉब्लम होती है, थायरोग्लैंड उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको, थायरॉक्सिन निकलता है, थायरोग्लैंड बोलते हैं, थायरोग्लैंड बोलते हैं। और थायरोग्लैंड से क्या निकलता है, थायरॉक्सिन निकलता है, क्लियर हो जाना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। आयोडीन क्या करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन के श्रवण में सहायक होता है। प्रश्न अगला पूछा जाएगा, थायरॉक्सिन हार्मोन कहां से निकलता है, थायरोग्लैंड से निकलता है, ठीक। और प्रश्न है कि अगर यह थायरॉक्सिन की कमी हो गई, इसका श्रावण कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगी, इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, ठीक, थायरोग्लैंड या थायराइड ग्लैंड होता है, बताइए कौन सा हो जाएगा, घेंघा रोग हो जाए, इसको ग्वाइटर रोग भी बोलते हैं, क्या हो जाएगा, ग्वाइटर रोग हो जाएगा, ग्वाइटर या घेंघा रोग हो जाता है, घेंघा रोग, ये आपसे सब सारा प्रश्न पूछा गया है। इसकी कमी से क्या हो जाएगा, ये देख लीजिएगा, आयोडीन की कमी से तो आप जानते होंगे कहां लेना है, आपको टाटा नमक खा लेना है, आयोडीन युक्त नमक खा लेना है। और ये दिखेगा ग्वाइटर या घेंघा रोग क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, क्या होता है, ये सूजन हो जाता है, यहाँ देखिए ये सूज जाता है, आप देखे होंगे ये क्या होगा, ये सूज जाता है, बाहर निकल आता है, ठीक। ये थायरोग्लैंड क्या होती है, सूज जाती है, तो क्या सूज जाएगा,
थायरोग्लैंड में क्या हो जाता है, सूजन आ जाता है, सूजन आ जाता है। चलिए एकदम सिंपल सिंपल सी बातें हैं, प्रश्न आपके गलत नहीं होना चाहिए, प्रश्न आपके गलत नहीं होने चाहिए। आवाज तो सही है। चलिए यहां देखिएगा, फिर से सुन लीजिएगा, दो चीजों के बारे में हमने बात किया, प्रश्नों की चर्चा फिर हम लोग करेंगे कभी। यहां फिर से सुनिएगा, हमने आपसे बताया क्लोरीन, क्लोरीन किसके निर्माण में सहायक होता है, HCl, और ये HCl कहां से निकलता है, स्टमक से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और क्या करता है, भोजन को पचाता है। अगर ये नहीं निकलेगा तो भोजन आपका नहीं पचेगा, तो नहीं भोजन पचेगा तो क्या हो जाएगा, कौन सी प्रॉब्लम होती है, ठीक, कब्ज की प्रॉब्लम हो जाएगी, और ये अगर कम होगा तो भी प्रॉब्लम होगी, और ज्यादा हो जाती तो भी प्रॉब्लम, ठीक। ये देखिएगा, इसलिए कहा जाता है खाने के तुरंत बाद आप पानी ना पिए, आपको सिस्टम बता चुका है। दूसरा यहां पर देखेंगे, हम लोग बात करेंगे आयोडीन। आयोडीन देखिएगा, ये यहां से क्या होता है, थायरोक्सिन हार्मोन के श्रवण में सहायक होता है, ठीक, थायरोक्सिन हार्मोन के श्रवण में सहायक होता है। थायरोक्सिन हार्मोन कहां होता है, थायरोग्लैंड में होता है। थायरोग्लैंड कहां पर होता है, गले में होता है, आप जानते होंगे भाई, ये सब समझिए, लिखने की जरूरत नहीं है, कहां होगा, गले में होता है। ये देखिए इस तरह से बना होता है थायरोग्लैंड, ठीक। और ये देखिएगा, अगर इसकी कमी हो जाती क्या हो जाता है, ग्वाइटर या घेंघा रोग हो जाता है। क्या हो जाता है, ग्वाइटर या घेंघा रोग हो जाता है। और घेंघा रोग में क्या होता है, ये सूजन हो जाता है, आप जानते होंगे क्या हो जाता है, सूजन हो जाता है। चलिए दूसरा क्या है, आयोडीन की कमी हो जाता है कि बच्चों का मानसिक विकास भी रुक जाता है, इसलिए जो आयोडीन युक्त नमक खाने के लिए बोला जाता है, तो उसमें कहा जाता है कि बच्चों के मानसिक विकास के लिए भी आयोडीन बहुत जरूरी होता है। चलिए यहां मैं बना दे रहा हूं, मानसिक विकास के लिए भी आयोडीन बहुत जरूरी होता है, मानसिक विकास के लिए, ठीक, मानसिक विकास के लिए, ठीक, क्या होता है, आयोडीन बहुत जरूरत है। देखिए टीबी में ऐड देता है, ये सब आप देखिएगा ध्यान से, अब जब मैं पढ़ा रहा हूं तो उसको ध्यान से देखिएगा। आयोडीन की कमी से क्या होगा, मानसिक विकास बच्चों का रुक जाता है, इसलिए क्या कहा जाता है, आयोडीन युक्त भोजन करना चाहिए। कैसा भोजन करना चाहिए, आयोडीन युक्त भोजन करना चाहिए। अगर आयोडीन युक्त भोजन नहीं होगा तो मानसिक विकास रुक जाएगा और ग्वाइटर या घेंघा रोग हो जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए जल्दी करिए। जल्दी करे भाई, हो गया। आइए एक चीज और हम देख लेते हैं, कहां भाग गया। चलिए एक चीज और देख लेते हैं, कोबाल्ट बताएं कि नहीं आप लोगों को, बताइए कोबाल्ट हो गया या छोड़ दिए, कोबाल्ट बताए हैं, नो। चलिए कोबाल्ट देख लीजिएगा, कोबाल्ट हमारे लिए कितना जरूरी होता है। चलिए हम लोग बात कर रहे हैं कोबाल्ट के बारे में, कोबाल्ट, आइए कोबाल्ट के बारे में हम जानते हैं, ये हमारे लिए जानते होंगे। ये देखिए हीमोग्लोबिन में ये भी सहायक होता है, अभी कभी पूछा जाएगा तो हम लोग बात करेंगे, हीमोग्लोबिन में यह भी सहायक होता है। जब हम लोग ब्लड बात करेंगे ना तो बात करेंगे, क्योंकि ब्लड में जब आप जाइएगा तो आप जानते होंगे ब्लड का 55% प्लाज्मा होता है, ठीक, और उसके बाद जब 45% बचता है उसमें आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक। और उसके बाद हम लोग सब सारा चीज बात करेंगे, यहाँ फिलहाल समझिए हीमोग्लोबिन निर्माण में सहायक, निर्माण में सहायक, एक पॉइंट हो गया। आपसे पूछा जाता है भाई, कई बार पूछा गया, हीमोग्लोबिन निर्माण में सहायक होता है। दूसरा क्या होता है आप बताइए, कोबाल्ट किस में पाया जाता है, विटामिन, किस विटामिन में, विटामिन B12, ये देखेगा विटामिन B12 निर्माण में सहायक। चलिए और किसमें जरूरत पड़ती है हमको, ध्यान से सुनिए, और किसमें जरूरत पड़ती है, ध्यान से सुनिएगा, डीएनए के संश्लेषण में भी कोबाल्ट की बड़ी जरूरत पड़ती है। डीएनए सिंथेसिस में देखिएगा, डीएनए आपको बताएंगे जब आपको आनुवंशिकता, अगर आपका सिलेबस में होगा, अगर आनुवंशिकता पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे कि डीएनए और आरएनए क्या होता है। आरएनए वायरस में होता है, हमारे यहाँ भी कुछ होता है, लेकिन स्पेशली आरएनए वायरस होता है, और आपका कोविड जो है वो आरएनए से बना हुआ। ये डीएनए में डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये दिखेगा
ये डीएनए संश्लेषण में सहायक होता है, संश्लेषण में सहायक। और डीएनए क्या होता है? यही वो चीज होता है जो पैतृक गुण ठीक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है। पैतृक गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे पहुंचाता है हम लोग बाद में बात करेंगे, यहां कोई जरूरत नहीं बात करने की। तो ये क्या करता है डीएनए? देखिए, हीमोग्लोबिन निर्माण में सहायक होता है कोबाल्ट, विटामिन बी12 निर्माण में सहायक होता है, डीएनए के संश्लेषण में सहायक होता है, आप जानते होंगे ये दिखेगा। और ये क्या करता है जानते होंगे, क्लियर हुआ? ये जानते होंगे आप कि डीएनए संश्लेषण यानी पैतृक गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। अगर अब आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि अगर कोबाल्ट की कमी हो जाए तो क्या प्रॉब्लम होती है, ठीक, कोबाल्ट की कमी हो जाए तो क्या प्रॉब्लम होगी भाई? ये तो सब तो प्रॉब्लम होगी, कोई और बताइए स्पेशली क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? चलिए, आरबीसी में प्रॉब्लम हो जाएगा, और बोलिए क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? कैंसर हो जाएगा? कैंसर नहीं होता है, ठीक, कोबाल्ट 60 इलाज में वो होता है, उसको कीमोथेरेपी बोलते वाला चीज है। चलिए, क्या हो जाएगा? क्या इससे कोई एनीमिया होता भी है? आप बोलिए, क्या कोई एनीमिया होती है? वाटर डिस्चार्ज फ्रॉम आईज, ऐसा कुछ नहीं होता। चलिए छोड़िए, आपको बताए थे ना बी12 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? परसिशियस बीमारी हो जाती है, आप जानते होंगे परसिशियस एनीमिया होती है। अरे वो बताइए जो पढ़ाया गया, जो एग्जाम में आता है, ठीक, ये देखिएगा परसिशियस एनीमिया हो जाता है। ये दिखेगा एनीमिया हो जाता है। आप वो बताइए, झूठ मूठ का कुछ भी बता रहे हैं। चलिए, आपकी कहानी एग्जाम में नहीं आती है, वो पूछा जाता है एग्जाम वाला वो होता है। चलिए, अब ये किस में पाया जाता है आप बताइए? कोबाल्ट की पूरी पूर्ति कहां से आप करेंगे? आपको पढ़ा चुका हूं कि विटामिन वाले में कहां से आपको कोबाल्ट लेना होगा। चलिए, कहां मिलेगा आपको बी12? कहां मिलेगा, किसमें होगा? रेन वाटर में मिलता है। और कहा तो रेन वाटर पीना नहीं होगा, और क्या लेंगे? दही में मिलेगा। और क्या ले सकते हैं? पनीर, मांस वगैरह आप ले सकते हैं, ठीक। आप देखिएगा, एक किसी ने हमसे पूछा था उस दिन, तो आप बता सकते हैं, आप इसमें ले सकते हैं, दही में आपको लेना होगा, दही ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, मांस ले सकते हैं, ठीक। ये सारी चीजें सोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज ऑफ कोबाल्ट होते हैं, ठीक, रिसोर्सेज ऑफ कोबाल्ट होते हैं। चलिए, रेन वाटर पीना नहीं है आपको, रेन वाटर में भले होता है, रेन वाटर ऐसे मत पीजिएगा। रेन वाटर तो आपके यहाँ आते आते क्या होता है, पोल्यूटेड हो जाता है, बाकी तो स्वच्छ होता है, ठीक, क्लियर हो जाना चाहिए। इतनी चीजों के बारे में हमने पूछा। कोबाल्ट क्या है? हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक, बी12 निर्माण में सहायक, डीएनए के संश्लेषण में सहायक, कमी से परसियस एनीमिया होता है, दही, पनीर, मांस वगैरह सब ये हो गया। बस थोड़ा बचा है, हम इसके बाद डाइजेशन सिस्टम कंप्लीट करेंगे। चलिए, आज की क्लास बस यहीं तक। चलिए, आज की क्लास बस यहीं तक, आप लोग थका दिए। चलिए, बात करिए। हम लोग इसके बाद पाचन क्रिया पढ़ने के बाद आपका सिलेबस जो रहेगा वो बात करेंगे। खनिज लवण में अभी है भाई, थोड़ा सा फास्फोरस है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, ये सब बचे हुए हैं। इसको जान लीजिएगा तो हार्ट वगैरह बीमारी से बच जाइएगा। नहीं, कल कोई क्लास नहीं चलेगा। अरे संडे को तो रेस्ट दे दीजिए, खाना पीना अच्छे से खाना पीना बनाया जाएगा, खाया जाएगा, ठीक। चलिए, क्लियर हो रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? हेलो सर,